हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैं सेकंड ग्रेड मैथ्स के अंतर्गत लगातार वीडियोज लेकर के आ रहा हूं और हमारा लगभग 50% सिलेबस जो है हो चुका है। और आज जो है हम दोस्तों डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, 2D ज्योमेट्री यानी कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर हम बात कर रहे थे। और 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको समझाया था कि लोकस क्या होता है। तो लोकस मैंने आपको बताया था कि एक पाथ होता है जो ट्रेस किया जाता है एक मूविंग पॉइंट के द्वारा, और फिर जो है जो पाथ बन रहा है उस पाथ की हम एक इक्वेशन निकालते हैं और उस अलजेब्रिक इक्वेशन को हम कहते हैं लोकस। समझ में आ गई बात। और फिर मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया था कि एक पॉइंट है जो 2 पॉइंटों से समान दूरी पर है। तो 2 पॉइंटों से अगर वो समान दूरी पर है तब आपके जो है क्या होगा, उसका लोकस यानी वो तब जो है अगर 2 पॉइंटों से समान दूरी पर है तो वो कैसे मूव करेगा, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। और उसकी इक्वेशन आई थी स्ट्रेट लाइन की क्या, x - 3y = 1। समझ में आ गई बात। तो ये था हमारे लोकस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, अभी तक जो पढ़ा वो 2D का एक जस्ट हमने जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया है कि क्या होता है। आज अब जो पढ़ने वाले हो वो एक हमारा 2D का टॉपिक स्टार्ट होगा और वो है आपका स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा। ठीक है, चलिए तो अब पढ़ेंगे हम स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो आप टॉपिक डालिए स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन यानी कि आपके सरल रेखा क्या होती है इसके बारे में हम पूरी बात करने वाले हैं, और इसकी जो अलग अलग फॉर्म्स वगैरह होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्ट्रेट लाइन तो क्या होती है आप लोग सभी जानते ही हैं। ये री लो, ये आपके सामने मैं बना करके दिखा देता हूं कि ये आपकी जो है स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन तो है, ये क्या है आपके ST। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, बट इस स्ट्रेट लाइन का कुछ स्लोप होगा, कुछ इंक्लिनेशन होगा, उसको जानना जरूरी है। क्योंकि इंक्लिनेशन और स्लोप जो है उसी से आप अलग अलग फॉर्म में इक्वेशन लिखोगे लाइन की। ठीक है, तो चलिए आप सबसे पहले अब लिखेंगे दोस्तों इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन यानी कि ढलान लाइन का क्या है, लाइन जो है कैसे है, मतलब कितने डिग्री के कोण पर बनी हुई है, उसे आप कहते हो इंक्लिनेशन। ठीक है, तो इट इज इंक्लिनेशन का जो है मतलब क्या है वो पूरा लिखवा देता हूं। इट इज द एंगल, ये क्या है एक कोण है। इट इज द एंगल मेड बाय लाइन with positive direction of x एक्सिस। समझ में आ गई बात। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस के साथ में जो एंगल बना है उसे आप कहते हो क्या दोस्तों, अरे उसको क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन कहते हैं। ठीक है, और इसको जो है आप दोस्तों नेगेटिव यहाँ पर जो है अगर लेना चाहते हो तो वो कौन सा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव एंगल की बात करेंगे। तो हम अगर पॉजिटिव साइड से एक एंगल बनेगा और एक नेगेटिव साइड से भी एंगल बन रहा होगा। देखो मैं समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। ये हमने एक पहले क्या बना दिया, एक्सिस सिस्टम, एक हमने यहाँ बना दिया एक्सिस सिस्टम। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर हमने जो है लाइन खींचते हैं। तो एक लाइन तो बनेगी ये, क्लियर है, और ऐसे ही एक लाइन बन जाएगी ये। ठीक है, अब जो ये थीटा एंगल बना, इस थीटा एंगल को कहते हैं हम इंक्लिनेशन। क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन कहते हैं। किसका, इस लाइन का। समझ में आ रही है बात। या फिर ये जो हमारा एक पूरा का पूरा यहाँ जो बन रहा है ये एंगल थीटा, इसको। ठीक है, तो अगर आप जो है यहाँ पर
नेगेटिव वैल्यू लेना चाहते हैं तो हम यहाँ नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेंगे, क्योंकि आपका पॉजिटिव के साथ में जो एंगल बनेगा, देखो ये ऐसे घूमता रहेगा, तो पॉजिटिव के साथ बना हुआ जो एंगल है उसको आप कहते हो क्या, इंक्लिनेशन। और अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ थीटा क्या हो सकता है, इंक्लिनेशन के लिए 0 से लेकर के थीटा की वैल्यू होगी पाई के बीच में, क्योंकि पाई तो हो गया तो फिर ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इंक्लिनेशन तो कब होगा, जब ये एंगल कुछ न कुछ ऐसा हो कि ये स्ट्रेट लाइन ना दिखे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इंक्लिनेशन क्या है, एक तरह से एंगल बनाया हुआ एक्स एक्सिस के साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक, चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, और नेक्स्ट आपका जो आता है वो आ जाता है स्लोप। लाइन का जो स्लोप है वो क्या होगा, तो स्लोप ऑफ अ लाइन, यानी कि लाइन का जो स्लोप होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो स्लोप ऑफ अ लाइन का मतलब है इफ थीटा इज इंक्लिनेशन, यानी जो थीटा है वो आपका क्या हो गया, इंक्लिनेशन हो गया। किसका, किसी भी लाइन का, ऑफ अ लाइन, देन इट्स टेंजेंट, यानी उसका अगर हम टेन थीटा निकालें, टेंजेंट निकालें, दैट इज टेन थीटा विल बी, टेन थीटा विल बी स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। यानी कि अगर हम जो है थीटा है वो तो क्या है, इंक्लिनेशन है उस लाइन का, उस थीटा का हम टेंजेंट निकालें, यानी टेन के अंदर वैल्यू निकाल लें, यानी टेन थीटा निकालें, तो आप उसको क्या कहते हो, स्लोप ऑफ लाइन। समझ में आ गई बात। या फिर आप इसको जो है ग्रेडियंट भी कह सकते हो, क्या, ग्रेडियंट भी कहते हैं, स्लोप नहीं कहना है तो ग्रेडियंट कह देना। ठीक है, और इसको जनरली आप सामान्य तौर पर जनरली रिप्रेजेंटेड, यानी इसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, तो रिप्रेजेंटेड बाय एम। समझ में आ गई बात। तो स्लोप ऑफ अ लाइन का मतलब है थीटा जो इंक्लिनेशन है उसका आप टेंजेंट लेते हो, यानी टेन थीटा की वैल्यू जो आएगी वो कहलाता है स्लोप ऑफ लाइन, या फिर आप ग्रेडियंट ऑफ लाइन भी कह सकते हो, और इसको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है एम से। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब हम जो है पहले सीखते हैं कि एम निकालना कैसे जाता है, और उसके बाद में डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन अपने लिखने वाले हैं। तो अब देखिए आप पॉइंट लिखेंगे कि इफ अ लाइन, जो लाइन है, इफ अ लाइन पासेस थ्रू टू पॉइंट्स, अगर वो दो लाइन, जो लाइन है वो दो पॉइंट से पास हो रही है, और दो पॉइंट से मिलकर ही तो लाइन बनी होगी, और दो वो पॉइंट जो है वो है, मान लो x1 y1 एंड x2 y2, देन इट्स स्लोप, तो उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, देन इट्स स्लोप, तो वो स्लोप जो है m बराबर हो जाएगा आपके क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, और ये नहीं कहना है तो आप ये भी कह सकते हो कि y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2। क्लियर है बात। ठीक है, तो आप अगर किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स दे रखे होंगे आपको, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो दो पॉइंट दे रखे हैं उनके डिफरेंस से जो रेशियो आ रहा है उसको आप स्लोप कहते हो किसी भी लाइन का। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो आपको इंक्लिनेशन ऑफ लाइन समझ में आ गया, स्लोप ऑफ अ लाइन समझ में आ गया, और आपके जो है उस लाइन का स्लोप निकालेंगे कैसे जिसके ऊपर दो पॉइंट दे रखे हो वो भी समझ में आ गया। अब हम बात करने वाले हैं जो लाइन होती है उसकी अलग अलग जो फॉर्म्स होती है, जैसे y बराबर mx, एक तो आपने फॉर्म पढ़ रखी है, ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स है, वो मैं आपको अब लिखवाने जा रहा हूँ। तो अब आप टॉपिक डालेंगे
इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ऑफ अ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, तो अब जो अलग अलग फॉर्म्स में आपको लिखवाने वाला हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, अगर देखो रिक्वेस्ट तो आपको करनी चाहिए कि सर ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई अगर सिलेक्शन चाहिए तो इन फॉर्म्स को अच्छे से रट लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है हमें फॉर्म याद न होने की वजह से क्वेश्चन गलत होता है। तो इसलिए ये आपसे, आप ये जो भी समझे, मुझे टीचर समझे, आपका बड़ा भाई समझे, छोटा भाई समझे, दोस्त समझे, जो समझना है समझिए, लेकिन प्लीज़ बस इसको याद कर लेना। ठीक, चलो तो पहला आपके सामने लिखवा रहा हूं मैं जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन will be, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो जनरल इक्वेशन जो होती है स्ट्रेट लाइन की वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, सेकेंड हम लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through point x1 y1 and having, यानी उसके पास having slope m is इक्वल टू। तो वो जो है आपकी लाइन क्या, इक्वेशन क्या होगी, तो आपको यहाँ पर इक्वेशन जो है मैं अलग पेन से लिखवा देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे अलग से। तो देखिए दोस्तों, जनरल इक्वेशन तो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और सेकंड में जो इक्वेशन लिखवा रहा हूँ उसके अंदर अगर आपको लाइन का पॉइंट दे दिया जाए एक, उसके ऊपर कोई भी, और लाइन का स्लोप दे दिया जाए, तो आप इक्वेशन लिखोगे y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये होगी आपके उस लाइन की इक्वेशन। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through 2 points, यानी कि आप लिख रहे हो क्या, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की जो पास करती हो 2 पॉइंट से। पहला पॉइंट है x1 y1, ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट है x2 y2 विल बी। तो तब इक्वेशन क्या होगी, तब इक्वेशन हो जाएगी आपके क्या दोस्तों, तब इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 गुणा x माइनस x1। समझ में आ गई बात? तो जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक पॉइंट और आपको स्लोप दे दिया जाए तो आप लिखोगे y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, और अगर 2 पॉइंट दे दिए जाए तो इक्वेशन लिखोगे आप y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 गुणा x माइनस x1। चलिए नेक्स्ट आपके आ जाती है फोर्थ फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म जो है वो क्या है दोस्तों, वो है आपके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है
उसमें क्या होगा आपके इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m, हैविंग स्लोप m, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है ना वो मैं लिखाना आपको सिखा रहा हूं। तो उसके लिए आपके पास में लाइन का स्लोप दे रखा होगा m एंड y इंटरसेप्ट, ये क्या होता है मैं अभी समझा रहा हूं, इंटरसेप्ट, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट इक्वल टू c इज गिवन बाय, और उसको आप कैसे दिखाओगे, मतलब इज गिवन बाय y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। ये होगी इक्वेशन। अब इंटरसेप्ट का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। तो ये हमने एक बनाया ग्राफ, ठीक है, ये ऐसे ग्राफ बना दिया, और इस ग्राफ के अंदर मान लो ये आपके पास में एक लाइन है इसकी, क्लियर है। और अब ये जो लाइन है इसका स्लोप तो मान लो कितना है, स्लोप है m, ठीक। और जहाँ ये कट कर रहा है वो पॉइंट है 0,c, और ये पॉइंट है आपका 0,0 क्योंकि ये ओरिजिन है। तो ये जो डिस्टेंस होगी दोस्तों, क्या हो गई, ये डिस्टेंस c हो गई ना y कोऑर्डिनेट में, बिल्कुल। तो ये तो है हमारा x कोऑर्डिनेट, ये है हमारा y कोऑर्डिनेट। तो जो y कोऑर्डिनेट में आपकी डिस्टेंस आ रही है उसे कहते हैं इंटरसेप्ट। तो ये क्या है, ये है हमारा y इंटरसेप्ट। समझ में आ गई बात कि इंटरसेप्ट क्या है। तो y के अंदर जो डिस्टेंस आई है उसे कहते हैं y इंटरसेप्ट। तो जब आपको y इंटरसेप्ट c यानी किसी कांस्टेंट के इक्वल दे रखा है और आपको लाइन बोला है कि उसका स्लोप है m, तो इक्वेशन लिखो। तो आप इक्वेशन लिखोगे y बराबर mx प्लस c, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिफ्थ फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म क्या है, फिफ्थ फॉर्म है डबल इंटरसेप्ट। किसकी बात कर रहे हैं अब हम, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म की। यानी अब आपके पास में पहले क्या था, केवल y इंटरसेप्ट था, अब x इंटरसेप्ट भी होगा और y इंटरसेप्ट भी होगा। तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग x एंड y इंटरसेप्ट्स, क्या है, x और y के पास में इंटरसेप्ट्स है एज a एंड b इज गिवन बाय x, उसको जो है आप किससे दोगे, इस लाइन को किससे रिप्रेजेंट करोगे, x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर में 1। समझ में आया। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है वो लाइन जिसके पास में स्लोप तो है आपका कोई भी नहीं, मतलब आपको स्लोप दे नहीं रखा, होगा तो सही, आपको दे नहीं रखा, लेकिन आपको दो चीजें दे दी, x और y के जो इंटरसेप्ट्स है वो दे दिए। तो मैं इसका देखो, ये डायग्राम तो है इसका, क्लियर है ना, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और ये मैं से एरो बना करके आपको रिप्रेजेंट भी करवा देता हूँ। तो ये तो डायग्राम है इसका, और इधर जो मैं बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ मैं डबल इंटरसेप्ट वाले का डायग्राम, यानी फिफ्थ का, ठीक है। तो वो कैसा बनेगा, वो इस टाइप से ही बनेगा। उसमें फ़र्क केवल इतना होगा कि आपके x और y दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, मतलब ये कट जो करेगा a,0 पर, इधर कट करेगा 0,b पर। तो ये डिस्टेंस हुई a, ये डिस्टेंस हुई b, और ये हो गया आपका ओरिजिन। तो अब x और y दोनों इंटरसेप्ट दे रखे हैं, तो आप इक्वेशन लिखोगे x के नीचे x का इंटरसेप्ट लिख दोगे और y के नीचे y का इंटरसेप्ट लिख दोगे, बराबर में कर दोगे 1। समझ में आ गई बात, क्लियर है आपके पास में। चलिए
अब बात करते हैं, अब हम जो है किसके बारे में बात करेंगे, आगे बात करेंगे। तो आगे बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पहले नोट के बारे में। तो अब आपको इम्पोर्टेंट नोट लिखने हैं। पहला नोट आप लिखेंगे कि इफ अ लाइन इक्वल इंटरसेप्ट then its slope will be -1। समझ में आ गई बात। यानी कोई लाइन है, उसके पास में इंटरसेप्ट जो है 2 बार इक्वल आ रहा है। कितनी बार? 2 बार। मतलब देखो ऐसा कंडीशन बनेगा। वो इक्वल कब आ सकता है? तो ये एक ग्राफ इधर बना रहे हैं हम और एक ग्राफ हम इधर बना रहे हैं, ठीक है। अब ये लाइन है और एक जो है दोस्तों इधर थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ, ये ऐसा बनेगा, ठीक। और इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर आई ऐसे लाइन। तो अब आपको पता है ना दोस्तों कि भाई ये तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में चलता है। सपोज करिए ये ए है इसका और ये भी ए इंटरसेप्ट है, यानी 0, ए पॉइंट पे टच कर रही है और ए, 0 पर। और यहाँ जो है क्या हो गया, 0, -a और इधर हो जाएगा आपका -a, 0। तो ये है -a। तो इन दोनों लाइनों के पास देखो एक लाइन बन रही है आपके इस कोऑर्डिनेट में, ठीक है, और एक बन रही है आपके फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। एक है 1 2 3 के अंदर, वह एक है फर्स्ट के अंदर। तो आपने देखा कि दोनों के कोऑर्डिनेट्स का जो ये लाइन बनी, इसके कोऑर्डिनेट्स का अगर हम देखें तो ए है, इधर -a है, इधर ए है, इधर -a है। मतलब मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, तो इंटरसेप्ट तो इक्वल हुआ। अब इंटरसेप्ट इक्वल है तो इनका जो स्लोप होगा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो होगा -1। समझ में आ गई बात। तो इक्वल अगर इंटरसेप्ट आ जाता है तो आप उस लाइन का स्लोप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या दोस्तों? अरे क्या लिख सकते हो दोस्तों आप? तो आप डायरेक्ट लिख दोगे कि इसका स्लोप -1 है। जब भी आपको इंटरसेप्ट इक्वल मिल रहे हैं आप -1 स्लोप कह दोगे। समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये 2 केस हो सकते हैं इक्वल में भी। देखो एक पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव वाला, तो दोनों ही केस में आपका स्लोप -1 होगा। चलिए नेक्स्ट आपका नोट पॉइंट में आप लिखेंगे और वो है आपका कि इफ अ लाइन इज इक्वली, यानी कि बराबर, इक्वली इंक्लाइंड, यानी कि जो इंक्लाइंड करने के लिए जो थीटा बना हुआ है, जिस इंक्लाइनेशन जो है उसका वो इक्वल हो टू, किसके इक्वल हो, टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, देन कोऑर्डिनेट एक्सिस के इक्वल हो, देन स्लोप इज इक्वल टू +-1। कितना हो जाएगा? उसका स्लोप हो जाएगा +-1। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपके किसी भी लाइन से जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उस कोऑर्डिनेट एक्सिस से अगर लाइन जो है क्या है दोस्तों, इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड है, तो उनका स्लोप +-1 होता है। ठीक है, कितना होता है? +-1 होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये आपको लाइन याद रखनी है। चलिए अब नोट पॉइंट खत्म होते हैं, वापस से हम अब जो है फॉर्म लिखेंगे। तो आप 6th फॉर्म लिखिए। अब कौन सी फॉर्म? 6th फॉर्म। और 6th फॉर्म जो है वो है नॉर्मल फॉर्म। कौन सी फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, चलिए तो नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन, मतलब हम जो नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हैं इसके अंदर आप लिखेंगे इफ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये जो है परपेंडिकुलर का साइन है और ऊपर आ लिख दिया है मैंने, तो समझ में आ ही जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ
अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन इज p and if this परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर आप खींचोगे वो परपेंडिकुलर अगर परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल, वो परपेंडिकुलर जो आप खींच रहे हो, अभी जो डायग्राम बनाएंगे उसमें देखेंगे आप, तो वो एंगल बना रहा है एल्फा। ठीक है, और जहाँ एल्फा की वैल्यू आप ले सकते हो 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में, और ये जो एंगल बना ये किसके साथ बना रहा है, विथ पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस इज देन इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी, तो जो इक्वेशन बनेगी उस लाइन की वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एक्स, क्या हो जाएगी दोस्तों, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा बराबर पी। ये पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एल्फा क्या है, जो उस परपेंडिकुलर ने एंगल बनाया है वो। अब जो है मैं आपके सामने डायग्राम बना करके पूरा रिप्रेजेंट कर देता हूं कि कैसे। देखो, ये हमने बनाया डायग्राम, और इस डायग्राम के अंदर सपोज करिए ये है हमारी लाइन। ठीक है, और इस लाइन को हमने एक ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला है जो ऐसे मिलेगा उस लाइन से, और मिला दिया। ठीक, ये क्या होगा दोस्तों, हमारा परपेंडिकुलर। अब इधर परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ जो एंगल बना है ये एंगल आपका कितना है, एल्फा है। कितना एंगल है ये, एल्फा है। और इस परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस है वो आपके है पी डिस्टेंस, जैसा कि मैंने यहाँ लिखवाया है। अब ये यहाँ कहीं पॉइंट पर मिल रहा है, तो ये पॉइंट होगा बी और ये पॉइंट है आपका ए। ठीक है, समझ में आती है बात। अब आप लोगों ने कंपोनेंट्स लेना सीखा होगा, और मैंने आपको जो वेक्टर पढ़ाया तब सिखाया भी था कि आप अगर इसका कंपोनेंट लोगे तो P का कंपोनेंट इसके एंगल की लाइन में जो आएगा, यानी इस एंगल की तरफ आएगा, वो तो आ जाएगा आपका क्या दोस्तों, P कॉस एल्फा। क्या आ जाएगा दोस्तों, P कॉस एल्फा आ जाएगा। और अगर आप जो है देखो भाई, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो इधर देख लीजिए, मैं आपको पूरा सिखा देता हूँ कि अगर मैं लेता हूँ ये है आपका ओरिजिन, और ये मान लो कट जा कर रहा है, उसका नाम दे दो सी। तो हमने ट्रायंगल लिया ओ ए सी के अंदर अगर हम बात करें तो क्या होगा, कॉस एल्फा बराबर पी अपॉन, यानी पी जो है देखो क्या है, लंब है। और आप लोगों को पता है कि कॉस बराबर क्या होता है दोस्तों, अरे कॉस बराबर होता क्या है बताओ भाई, लाल कक्का, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर याद करवाया था ना, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। तो आपका कॉस एल्फा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस एल्फा के लिए लंब तो होगा ये, आधार होगा ये, तो आधार आपका हो गया P बटे कर्ण, कर्ण क्या है ओ ए। ठीक है, तो कॉस एल्फा बराबर हो गया P अपॉन ओ ए। ऐसे ही अगर हम साइन एल्फा बराबर लिखेंगे तो वो साइन एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे, अरे साइन एल्फा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, लंब बटे, बोलो बोलो जल्दी बोलो, अरे भाई लंब बटे कर्ण। ठीक है, और अगर ये एल्फा एंगल है तो ये भी होगा एल्फा। तो अब जो है मैं इस एल्फा के लिए लिखूंगा, तो साइन एल्फा के लिए लंब हो जाएगा ये आपका P बटे कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा जो सबसे बड़ा है आपका OB। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से अगर हम लिखें तो OA बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन में कॉस एल्फा, और इधर आपके OB बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन में
साइन एल्फा। ठीक है, तो ओ ए ये कितना हो गया आपका P अपॉन कॉस एल्फा, और ये क्या हो जाएगा आपका P अपॉन साइन एल्फा। क्लियर है बात, समझ में आ गया इतना? तो बस यही था। अब ये ए कोऑर्डिनेट के अगर निर्देशांक पूछे जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, P अपॉन कॉस एल्फा कॉमा 0। ठीक है, ऐसे ही इस बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 कॉमा P अपॉन साइन एल्फा। समझ में आ गई बात? बस यही है। तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट याद रखना है या नहीं रखना वो आपके ऊपर है, लेकिन बस आपको तो ये लाइन की इक्वेशन याद रखनी है कि अगर लाइन के अंदर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी गई हो ओरिजिन से और एंगल दे रखा हो, तो नॉर्मल फॉर्म जो है लाइन की क्या हो जाती है, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी होता है। बस इतना याद रख लिया, आपका तो काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्म लिखेंगे हम अब, और ये आपकी फॉर्म कौन सी हो जाएगी, सेवंथ फॉर्म। सेवंथ फॉर्म कौन सी है दोस्तों, तो सेवंथ फॉर्म है आपके कौन सी दोस्तों, अरे सेवंथ फॉर्म है आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म। तो लिखिए आप पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म जो है इसको आप डिस्टेंस फॉर्म भी कह सकते हो या आप जो है सिमेट्रिक फॉर्म भी कह सकते हो। मैं केवल आपको पैरामेट्रिक फॉर्म के नाम से ही बता रहा हूँ। ठीक, इसमें आप लिखेंगे इसके लिए कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लाइन की जो इक्वेशन है वो पास होती है पासिंग थ्रू x1 कॉमा y1 एंड मेकिंग एंगल, यानी वो कोण बनाती है, मेकिंग एंगल एन थीटा। ठीक, और जो थीटा है वो आपका बिलोंग करेगा 0 से ओपन इंटरवल पाई के बीच में, विथ किसके साथ बना रही है, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस विल बी, तब आपके पैरामेट्रिक फॉर्म आप क्या कहोगे, तो तब आपकी पैरामेट्रिक जो फॉर्म होगी वो हो जाएगी दोस्तों x माइनस x1 बट्टे आ जाएगा आपके कॉस एल्फा, सॉरी कॉस थीटा, वो एल्फा पीछे वाला याद आ गया, कॉस थीटा बराबर आप लिखोगे y माइनस y1 अपॉन में साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा r के। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये r क्या है, ये आपका कॉस थीटा, तो आपको पता चल गया। देखो पूरा इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन है जो पास होती है x1 कॉमा y1 पॉइंट से, ये बोलेगा आपको, और अगर वो लाइन पास हो रही है साथ ही साथ वो लाइन किसी पॉजिटिव एक्सिस के साथ में एंगल बना रही है थीटा, तो आपके जो लाइन बनेगी, जो पैरामेट्रिक फॉर्म बनेगी उसी लाइन की, वो क्या हो जाएगी, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा। समझ में आ गई बात? बराबर हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपके r। और जो ये r है दोस्तों, ये r है क्या, तो ये r आपका है दोस्तों डिस्टेंस। क्या है, डिस्टेंस है किसकी, तो ये डिस्टेंस है आपके एक्स वाई कोई पॉइंट है, कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट है उसके, और जो आपका एक पॉइंट दे रखा होगा x1 कॉमा y1 उसके बीच की ये दूरी होगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है इतना? चलिए तो अब मैं इसको जो है और आगे लिखवा देता हूं। तो आप लिखेंगे वेयर, यहाँ जो आर है उसकी बात कर रहे हैं, तो वेयर आर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x, y कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, ये जो है आपके किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई पॉइंट ऑन अबव लाइन, यानी जो आप ये लाइन की इक्वेशन लिखोगे, ये लाइन लिख लिया आपने, इस लाइन के ऊपर कोई भी एक कोऑर्डिनेट आपने ले लिया एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और ये जो आपका कोऑर्डिनेट है ये कैन बी, ये कैसा हो सकता है, तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट आप जो एक्स वाई है ये इस फॉर्म में भी ले सकते हो। किस फॉर्म में, तो x1 प्लस आर कॉस थीटा और y1 प्लस आर साइन थीटा, ठीक है, एट डिस्टेंस आर फ्रॉम x1 कॉमा y1। क्लियर है बात। देखिए क्या है बात कहने की, अगर साफ शब्दों में और मतलब जो बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सीधे सीधे इतना सुन लो केवल कि एक लाइन है जो पास हो रही है x1 कॉमा y1 से और वो थीटा कोण बनाती है पॉजिटिव एक्सिस के साथ में, तो आप उसकी लाइन लिखोगे क्या, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा बराबर में r। अब ये r है क्या, तो r है आपका इस लाइन के ऊपर उपस्थित कोई एक अदर पॉइंट और जो एक पॉइंट जिससे पास हो रही है x1 कॉमा y1 के बीच की दूरी। अब सर तो ये तो बताओ कि ये जो दूरी है ये वे जो पॉइंट मान रहा हूँ कोई भी, वो कहाँ से लाऊं, तो वो कोई भी पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर आप इस फॉर्म में भी ले सकते हो, x1 प्लस आर कॉस थीटा और y1 प्लस आर साइन थीटा। इसके अंदर आप जो है x1 y1 दे रखा होगा आपको, कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी होगी, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी होगी, तो दूरी बराबर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो आप निकालोगे वो रखोगे तो आर की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। समझ में आ गई बात। चलिए अब मैं आपको जो है इसमें भी दो नोट पॉइंट लिखवा रहा हूँ, वो आपको लिखने जरूरी है, ठीक है, तो वो आप नोट पॉइंट लिखेंगे। पहला नोट पॉइंट हो जाएगा आपके कि अगर r ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, r ग्रेटर देन 0 है तो आप लिखेंगे वी विल r ग्रेटर देन 0 वी विल गेट पॉइंट, वी विल गेट points on the line with increasing y। समझ में आ गई बात। यानी अगर r आपका ग्रेटर देन 0 आ गया तो आप जो पॉइंट मिलेंगे आपको उस लाइन के ऊपर वो सभी पॉइंट ऐसे मिलेंगे जिनकी वैल्यू जो इनका y कोऑर्डिनेट है वो बढ़ता हुआ ही मिलेगा। समझ में आ गई बात। r ग्रेटर देन 0 है तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट मिलेंगे उन सभी के पॉइंट में y की वैल्यू आगे से आगे बढ़ती जाएगी। और अगर r लेस देन 0 है तो आप लिखोगे कि वी विल गेट, r लेस देन 0 है और r लेस देन 0 है, इसका मतलब हुआ वी विल गेट पॉइंट्स ऑन द लाइन विथ डिक्रीजिंग x। मतलब अगर आपके r लेस देन 0 है तो आपको जो y कोऑर्डिनेट के वैल्यूज मिलेंगे वो हमेशा घटते हुए मिलेंगे, और अगर r ग्रेटर देन 0 है तो आपको जो y कोऑर्डिनेट के एक्सिस मिलेंगे वो y कोऑर्डिनेट जो मिलेगा या y कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू होगी वो हमेशा इंक्रीजिंग होगी, बढ़ते हुए मिलेगी। क्लियर है बात, समझ में आ गई इतनी। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे की ओर, और अब जो है दोस्तों मैं आप लोगों को लिखवाने वाला हूं क्या, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है उनका रिप्रेजेंटेशन आप कैसे कैसे कर सकते हो। समझ में आ गई बात, ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए ये आपके केवल जो है इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि इससे कई बार जो है आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताओ इसका स्लोप क्या होगा, इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, तब तो मान लो आपके पास में एक लाइन है, मैं यहाँ डायरेक्ट लाइन लिख रहा हूँ जनरल,
और वो लाइन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस लाइन का अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या कि इस लाइन का आप जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, तो आपके पास एक जनरल लाइन थी ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसका अगर आपको क्या लिखना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना है, तो आप इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या लिखोगे दोस्तों, तो वो आपका जो है यहाँ पर इसके लिए आप लिखोगे कि y इंटरसेप्ट, तो इसके अंदर क्या होगा y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट तो हो जाएगा कितना दोस्तों -c/b। और अगर इसके स्लोप की बात की जाए तो इसका जो स्लोप होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इंटरसेप्ट क्या होगा, इस लाइन के लिए, इस लाइन का अगर पूछा जाए y इंटरसेप्ट क्या है तो -c/b है। इस लाइन का स्लोप क्या है तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बरा अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी कि माइनस ऑफ a/b। ये इस लाइन का स्लोप है। इस लाइन के लिए मैं ये सब लिखवा रहा हूं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अगर इसी लाइन को आपको बोल दिया जाए कि आप डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखकर बताओ, तो आप इस लाइन को कैसे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक लाइन दे देगा और वो बोलेगा इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो, या फिर आपको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन दे करके बोलेगा इसकी जनरल इक्वेशन लिख के बताओ। तो अगर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में जो लिखने को बोले तो आपकी हो जाएगी x अपॉन -c/a प्लस y अपॉन हो जाएगा आपका -c/b बराबर 1। ये आपका हो गया डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, क्लियर है बात, ठीक है। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म भी आपने लिखना सीख लिया। अब आप लिखेंगे थर्ड इसकी फॉर्म, वो हो जाएगी नॉर्मल फॉर्म। कौन सी वाली, नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि ये पूछी जाती है। तो नॉर्मल फॉर्म जो है आप इसकी लिखोगे क्या, तो नॉर्मल फॉर्म लिखोगे x गुणा a अपॉन √a² प्लस b² प्लस y गुणा b अपॉन √a² प्लस b² बराबर हो जाएगा माइनस का c अपॉन √a² प्लस b²। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब एक बात और याद रखना कि जो ये आपका राइट हैंड साइड में दे रखा है ना, इसको पहले आप क्या करोगे, पॉजिटिव बनाओगे। तो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ हिंदी में ही क्योंकि वो ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले इसे पॉजिटिव बनाएं, क्लियर है बात। तो पहले आप जो है इसको क्या करोगे, पॉजिटिव बनाओगे। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, देखो ये जनरल लाइन तो दे रखी है ax प्लस by प्लस c, ठीक। अब उसकी अगर आपसे इंटरसेप्ट फॉर्म पूछे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो आप लिखोगे क्या भाई, क्या बोलोगे, देखो स्लोप आ गया -a/b और इंटरसेप्ट आ गया -c/b। तो y बराबर आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, y बराबर mx प्लस c। तो आप लिख दोगे y बराबर -a/b इंटू एक्स, ठीक है। और अगर आपसे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पूछी तो x अपॉन -c/a प्लस y अपॉन -c/b बराबर 1। और नॉर्मल फॉर्म पूछी तो x गुणा a अपॉन √a² प्लस b² प्लस y गुणा b अपॉन √b² प्लस a² बराबर -c/√a² प्लस b²। लेकिन पहले आप जो है इसको राइट हैंड साइड को क्या करोगे, पॉजिटिव बनाओगे। समझ में आ गई इतनी बात। चलिए, तो ये थी आपके दोस्तों क्या, अलग अलग फॉर्म्स। अब हम आगे बात करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, यानी आपको दो लाइन दे दी जाए
और उनके बीच में अगर आपसे एंगल पूछा जाए तो आप क्या करोगे। तो अब आप टॉपिक डालिए एंगल कोण यानी कि, ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो आपको दो लाइन दे दी गई और उन दोनों लाइन के बीच में क्या कोण बन रहा है वो पूछ लिया जाए तो, और ऐसा क्वेश्चन आपके आया है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को और ध्यान से सुनना क्योंकि इससे सेकंड ग्रेड के अंदर और फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया है। समझ में आ गई बात? तो इसको ध्यान से सुन लेना बेटा, और ध्यान से सुनिए। तो फिर अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो आप लिखेंगे लेट स्लोप्स ऑफ टू लाइन्स, यानी आपके पास दो लाइन्स है, उनके आपको क्या करना है, स्लोप निकालने हैं। और वो क्या है, देखो m1 एंड m2, यानी आपके पास दो लाइन थी जिनके स्लोप आपको दे दिए m1 एंड m2, एंड थीटा बी एक्यूट एंगल, जो थीटा है वो आपका क्या है, एक्यूट एंगल है बिटवीन देम, यानी उन दोनों के बीच में थीटा जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। तब आप उन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो आपके क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 गुणा m2, और उसका भी मैग्नीट्यूड। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो अगर आपके पास में दो लाइन है जिनके स्लोप्स है m1 और m2, और दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो आपको निकालना है, तो आप ये रिलेशन यूज करोगे, कौन सा वाला, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्लियर है बात? ठीक है, ये देख लो, ऐसा डायग्राम इसका बनेगा। ये दो लाइनें हैं, इसका स्लोप मान लो m1 है, इसका स्लोप मान लो m2 है, और इन दोनों के बीच में एंगल है आपका थीटा। तो इस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए अब इसके लिए भी आप नोट पॉइंट यहाँ लिख लीजिए, और वो नोट पॉइंट क्या है कि लाइन्स आर पैरेलल। क्या है, दो लाइनें अगर पैरेलल होगी, कब भाई, देखो लाइन्स आर पैरेलल इफ m1 इक्वल टू m2 आ जाए, मतलब m1 और m2 अगर दोनों इक्वल है तो आप क्या कहोगे, लाइन्स पैरेलल है, एंड लाइन्स आर परपेंडिकुलर। लाइन क्या है, परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे के इफ m1 गुणा m2 बराबर -1 है। और ये जो है आपके कॉन्सेप्ट आया था, मैंने क्वेश्चन डिस्कस करा है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। मुझे याद है कि दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का गुणा जो होता है वो -1 होता है। ये चीज़ मैंने आपको एक क्वेश्चन के अंदर समझाई है, जो 2016 का पेपर जब मैंने सॉल्व करवाया तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो आप जो है दोस्तों, ये जो छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ इनको प्लीज़ नोट डाउन जरूर करें, नोट्स जरूर बना लें, क्योंकि आपके पास नोट्स पड़े होंगे लेकिन इस लेवल के नोट्स हो, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इस लेवल के नोट्स जो है दोस्तों आपको मिल भी गए तब भी आपको समझ नहीं आ रहे होंगे या तो, और अगर जो है आपके पास ऐसे नोट्स मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं ही होंगे। तो प्लीज़ आप इस लेवल के नोट्स बनाइए जरूर जरूर जरूर, ठीक है सर। चलिए तो आगे बात करते हैं बेटा। आपको तो सर भी बोल रहा हूँ, देख लो मैंने क्या बोला, ठीक है सर ठीक बेटा। चलिए तो आगे बात करते हैं दोस्तों। अब हम जो है कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जैसे आप परपेंडिकुलर लेंथ वगैरह कैसे निकालते हो उनके बारे में। तो दोस्तों आगे के कॉन्सेप्ट अब हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ लेंगे, ठीक है।
अभी तक हम इतना ही रखते हैं, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना। और आप लोगों को जो है दोस्तों नोट्स बनाने ही बनाने हैं, अदरवाइज कुछ भी फायदा नहीं है क्लास देखने का, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। और सिलेक्शन चाहिए हो, हमारे कई स्टूडेंट पटवारी के अंदर सेलेक्ट हुए, जब मैंने उनसे पूछा कि आपने कैसे तैयारी करी हमारे चैनल से, बताओ थोड़ा मुझे, ताकि मैं बच्चों को और बता सकूं कि मैंने बताया था उसके अलावा उनको क्या करना चाहिए। उन्होंने एक ही बात कही, सर जो आप लिखवा रहे हो उसको अगर नोट करते हैं ना तो हमें याद हो जाता था। तो हमें क्या होता था कि बस एक बार तो आपने पढ़ाया तब याद हो गया, दूसरी बार हमने लिख लिया तब याद हो गया, और तीसरी बार हमने रिवीजन कर लिया। तीन बार रिवीजन करने के बाद सर याद नहीं होगा क्या? तो ऑब्वियस ही बात है, याद हो गया था उनको, इसलिए उनका सिलेक्शन भी हो गया। तो दोस्तों आप लोग भी अगर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करवाना चाहते हैं तो वीडियो को पढ़ें, केवल इसलिए नहीं कि सुन लिया, नहीं, उस वीडियो का एक एक पॉइंट नोट करिए और एक एक पॉइंट जो है आप लिखिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज तो यही है कि केवल जो है वीडियो सुना, फिल्म की तरह देखा और टाटा बाय बाय हो गया, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे अगली क्लास में, बाय बाय।